Hey student, all of you most welcome on my first YouTube video named on success point। प्यारे विद्यार्थियों, सक्सेस पॉइंट के पहले लेक्चर वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश भाषा के उस पोर्शन का, उस पार्ट का जो विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक होता है। अब हालांकि आपके सामने बात आ गई भाषा का, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तव में भाषा होता क्या है, आखिर क्या है भाषा। जैसे कि आप देखते हैं कि विभिन्न कंट्री में हम लोग आते हैं, कहीं हिंदी बोला जाता है तो कहीं इंग्लिश बोला जाता है, कहीं तेलुगु बोला जाता है। अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं वो वास्तव में होती क्या है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ये जो भाषा होती है कि एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को एक दूसरे से समझते हैं या एक दूसरे के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। इंग्लिश में उसी को कहा जाता है कि लैंग्वेज इज ए मीडियम बाय विच we can share our thoughts, facts और इमोशंस। तो भाषा वो होता है जिसके माध्यम से हम अपने बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के द्वारा शेयर करते हैं। जैसे आप हमको सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। तो हर देश में या अपने देश के अनेकों प्रदेश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो भाषाएं बोली जाती हैं, एक क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उस क्षेत्र के लोग समझते हैं, ताकि वो अपने कह सकते हैं सुख दुख या अपने विचारों को एक दूसरे से क्या कर सकें, आदान प्रदान कर सकें। तो बात अगर भाषा की डिफिनेशन की हो तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, भाषा। लैंग्वेज की डिफिनेशन की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज ए मीडियम। लैंग्वेज इज ए मीडियम बाय विच we can share our thoughts, facts or emotions to one another। ठीक, तो कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसी माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और इस भाषा में जो हमें पढ़ना है उस भाषा को हम लोग इंग्लिश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश के नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी। हालांकि कह सकते हैं कि 70 to 80% विद्यार्थी इंग्लिश का नाम सुन के डर जाते हैं। डरना नहीं है आपको, और ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि आपने अगर मेरे सभी वीडियोस को एक एक करके गहनता से देखा, मेरे साथ जुड़े रहे, तो विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर आप जिस इंग्लिश से डरते हैं उस इंग्लिश से आपको लगाव हो जाएगा, वो इंग्लिश आपसे चलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी जो होता है, इस अंग्रेजी का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें 2-3 पार्ट होते हैं। जो अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करने का काम करें तो देखिए, इंग्लिश में एक होता है बुक रीडर। क्या होता है, बुक रीडर। जैसा कि हम लोग बुक को पढ़ते हैं वो बुक रीडर होता है। और इसी में जो दूसरा पार्ट आता है
इसी के अंडर उसे कहा जाता है ग्रामर। क्या कहा जाता है? ग्रामर। और बुक तो होता है ये पर्टिकुलर किसी क्लास में, जैसे एकेडमिक आप पढ़ रहे हैं तो हर एक क्लास का सर्टेन बुक होता है, लेकिन ग्रामर जो होता है ये ग्रामर आपका कह सकते हैं कि एकेडमिक लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपके काम आता है। ठीक, तो बुक रीडर तो मान लीजिए एक इसका दायरा जो होता है एक सर्टेन होता है, लेकिन ग्रामर एक ऐसा पहलू है या ग्रामर एक ऐसा चीज है जो आपके कह सकते हैं कि बचपन से लेके और बुढ़ापे तक काम आता है। मतलब आप एकेडमिक पढ़िए, एकेडमिक से आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे निकलिए, तो हर जगह आपको ये देखने को मिल जाता है। और इंग्लिश बुक का जो सबसे अहम चीज होता है वो होता है वर्ड पावर। ठीक, तो आगे अगर हम ग्रामर का क्लासिफिकेशन करें तो ग्रामर को भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ग्रामर को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग जो होता है जिसे हम लोग जानते हैं ट्रांसलेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसलेशन के नाम से। और ग्रामर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे जानना अति आवश्यक होता है, ग्रामर का कह सकते हैं कि जैसे एक कार का मेन चीज इंजन होता है, उसी प्रकार ग्रामर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको ट्रांसलेशन आता है, आपके पास वर्ड पावर है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच का आपको जानकारी नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आप किसी भी चाहे एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और तीसरा जो इसमें होता है उसे हम कहते हैं वर्ड पावर। क्या कहते हैं? वर्ड पावर। वर्ड पावर में आपका जैसे सिनोनिम्स हो जाता है, एंटोनिम्स हो जाता है, और सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, कुछ इसमें प्रोवर्ब आ जाते हैं। इस प्रकार से वर्ड पावर होता है। अब जब बात हम ग्रामर की करें तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आता होगा कि आखिर ये ग्रामर है क्या? लोग कहीं भी, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे, लोग आपके भी मन में आता होगा, लोग पूछते हैं कि ग्रामर पढ़ना, तो ग्रामर है क्या एक्चुअली? आखिर ये ग्रामर जिसकी इतना चर्चा होती है, ग्रामर है क्या, वो भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो अगर बात ग्रामर की जाए तो ग्रामर का अगर कोई डिफिनेशन पूछे जाते ग्रामर है क्या, ग्रामर है क्या, तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर एक ऐसा साधन होता है जो हमें ये सिखाता है, जो हमें ये बताता है कि किसी भी चीज को सही सही कैसे हम लिख सकते हैं, सही सही कैसे हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख दूं वह खेत गया, मैं अपने पिता साथ के। इस प्रकार से अगर मैं लिख दूं तो आप जब इसको पढ़ेंगे कि वह खेत गया, तो यहां तक कुछ समझ में आता है, बाइबल में कुछ समझ में आता है, अच्छा हाँ वह खेत गया, वह खेत गया, मैं अपने पिता साथ के, कहीं न कहीं ये पूरा सेंस नहीं दे पा रहा है। ठीक, इस प्रकार अगर हमने लिखा, इसमें कुछ त्रुटि लगी, तो ये कहीं न कहीं इस बात का संदेश देता है कि ग्रामर की जानकारी हमें नहीं है। मतलब इस सेंटेंस को हमें ऐसे लिखना था, वह अपने पिता के साथ खेत में गया। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में, तो आप पाएंगे कि नीचे वाला सेंटेंस जो है ये पूरा सार्थक, एक पूरा अर्थ दे रहा है, जिसे एक बार में पढ़ने से समझ में आ रहा है।
तो इस सेंटेंस में जो त्रुटि है और इस सेंटेंस में जो सार्थकता है वो ग्रामर की ही देन है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर का डिफिनीशन आखिर है क्या, ग्रामर है क्या। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर इज दैट थिंग्स बाय विच वी कैन लर्न और वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट और हाउ टू रीड एनीथिंग प्रॉपरली। मतलब ग्रामर एक ऐसा युक्ति होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज को, किसी भाषा को, किसी वाक्य को सही सही लिखना और सही सही पढ़ना सीख पाते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में कुछ कमियां दिख रही हैं, इस वाक्य का पूरा सेंस हम सही से नहीं निकाल पा रहे, मतलब हमारे अंदर ग्रामर की त्रुटि थी और हमने यहाँ पे जो लिखा वो पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा था। लेकिन नीचे के वाक्य को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपके इस वाक्य का पूरा अर्थ आपके मन में आ जाएगा। तो इस वाक्य से इस प्रकार से लिखना हमारे अंदर कहीं ना कहीं ग्रामर का ज्ञान था, तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर कोई कहे ग्रामर है क्या या व्याकरण है क्या, तो कह सकते हैं कि ग्रामर इज दैट things that teach us how to write or how to read प्रॉपरली। ठीक, तो ग्रामर वह चीज होता है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को सही सही लिखना और सही सही पढ़ना जान पाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर के बाद जो सबसे लैंग्वेज का, भाषा जो होता है, भाषा का जो सबसे छोटा कड़ी होता है, बात अगर करें भाषा की, तो भाषा की सबसे छोटी कड़ी होती क्या है वो भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ इस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कमरा आपका क्या है, एक कमरा है जिसके ऊपर छत लगा हुआ है, चारों तरफ दीवार है, नीचे फर्श है। इस पूरे बिल्डिंग के अगर सबसे छोटे यूनिट की बात की जाए, सबसे छोटे पार्ट की बात की जाए, तो वो क्या निकल के आएगा। बाय द वे, अगर हम आपसे कह दें, बाय द वे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका एक घर है। ठीक, ये क्या है, आपका एक घर है। इस घर को अगर मैं तोड़ने के लिए कहूं कि इस घर को तोड़िए, तो आप सिस्टम वाइज कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले पूरा नजर आपको इस बिल्डिंग पे रहेगा। बिल्डिंग के बाद आप सबसे क्या करेंगे, इन दीवारों को अलग करेंगे। ठीक, दीवारों के बाद इन दीवारों में से एक एक ईंट को अलग करेंगे। क्या उस ईंट को अलग करने के बाद कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा तत्व है जिसे अलग किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। मतलब कि इस बिल्डिंग का जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, ईंट है। तो उसी प्रकार जो हमारा लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज का जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम और आप किस नाम से जानते हैं, लेटर के नाम से। तो आइए जानते हैं कि आखिर भाषा जो बनी है उस भाषा को हम कितने मुख्य भागों में तोड़ सकते हैं, या उस भाषा का न्यूनतम इकाई होता क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने भाषा का लैंग्वेज देखा, आप जानते हैं कि वास्तव में भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई होती क्या। अगर लैंग्वेज को हम बांटें, अगर लैंग्वेज का हम क्लासिफिकेशन करें, मतलब भाषा को अगर हम क्या करें, बांटें, तो मुख्य रूप से इस भाषा का जो क्लासिफिकेशन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहले को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और वर्ड से बड़ी जो इकाई होती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब जब हम लेटर पढ़ेंगे तो लेटर का भी क्लासिफिकेशन करेंगे।
वर्ड का भी क्लासिफिकेशन करेंगे और सेंटेंस का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ तक जो सबसे अहम चीज है हमारे और आपके लिए वो ये जानना अहम है कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस ये सब होते क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटर होता क्या है। लेटर को हम कहते हैं क्या, हिंदी में इसे कहते हैं वर्ड या अक्षर। अगर आपको ये सब चीजों को नोट करना है तो वीडियो आप रोक सकते हैं और वीडियो रोक करके नोट करके फिर वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया कि इस मकान की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए भाषा क्या है, भाषा ये पूरी बिल्डिंग है, ये पूरा मकान है। इस मकान में जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या थी, ईंट थी। उसी प्रकार जो लेटर है, इस लैंग्वेज का, इस भाषा का जो सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर। तो कहीं ना कहीं इस बात से, जिस प्रकार से हमने समझा कि इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट अर्थात सबसे छोटा, पार्ट मतलब भाग, ऑफ मतलब का, लैंग्वेज मतलब भाषा। का भाषा की सबसे छोटी इकाई इस काल कहलाती है, क्या कहलाती है, लेटर मीन्स अक्षर कहलाती है। जैसे आप अल्फाबेट में पढ़ते हैं ए बी सी एक्स वाई, इस प्रकार से ये सभी क्या है, लेटर है। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, यही होती है, अर्थात लेटर होती है। अब जैसे आप देखते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाना है तो हम इस प्रकार से एक ईंट के साथ दूसरी ईंट को क्या करते हैं, मिलाते जाते हैं। इस ईंट के साथ ईंट को क्या करते हैं, इस प्रकार से मिलाते जाते हैं। तो इस बिल्डिंग का क्या तैयार होता है, आप कहते हैं कि क्या तैयार होता है, दीवार तैयार होता है। क्या तैयार होता है, दीवार। जब हम ईंट से ईंट इस प्रकार मिलाते तभी तो दीवार तैयार होता है। तो जब हम ईंट से ईंट को एक तह के साथ मिलाते हैं तो हमारे और आपके ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कि एक रद्दा बनके तैयार हो गया। उसी प्रकार जब हम कम से कम दो, किसी चीज को मिलाएंगे तो दो चीज का होना कम से कम अनिवार्य होता है, तभी तो मिला पाएंगे। उसी प्रकार जब हम कम से कम दो, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कम से कम दो अक्षरों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शब्द का। तो जो अगला चरण है वो हमारा अगला चरण क्या है, वर्ड का। क्या है, वर्ड। कि आखिर ये वर्ड होता क्या है। वर्ड जिसे हिंदी में हम और आप किस नाम से जानते हैं, शब्द के नाम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स। दी प्रॉपर मतलब उचित, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ मतलब का, लेटर्स मतलब अक्षर, मतलब वर्ड या अक्षरों का जो उचित समूह, दैट मीन्स जो, गिव जो देता हो, सम सेंस। दी प्रॉपर ग्रुप अर्थात उचित समूह ऑफ लेटर, अक्षरों का उचित समूह, दैट मतलब जो, गिव मतलब देता हो, सम सेंस जो कुछ अर्थ देता हो, इज कॉल्ड लेटर। उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, इज कॉल्ड वर्ड। उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब अक्षरों का वह सार्थक
अब देखिए, जब हम अक्षरों का समूह करते हैं तो कम से कम 2 अक्षर होना चाहिए। भाई किसी भी चीज को मिक्सअप करना है, बनाना है, तो कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसी प्रकार कम से कम 2 अक्षरों को, या 2 से अधिक भी हो सकता है, तो 2 या 2 से अधिक अक्षरों को आपस में मिला दें और उसका कोई मतलब निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ये जो शब्द होता है, ये शब्द सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। मतलब 2 अक्षरों को ऐसे मिला दें जिसका कोई मतलब नहीं निकले, निरर्थक हो गया। 2 शब्दों को हम ऐसे मिला दें जिसका मतलब निकलने लगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला, 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिला दें जिसका कोई मतलब निकले तो सार्थक हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि हमने लिया एक अक्षर क ले लिया, ले लिया, मैं ले लिया, ठीक। इन तीनों अक्षरों को हमने आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। क, ल, मैं। तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि कलम, हाँ ये कोई चीज होती है जिससे हम और आप क्या करते हैं? लिखते हैं। अब यानी कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों को हमने आपस में मिला दिया, कोई सेंस निकला, कोई मतलब निकला, ये हमारा शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द। और चूंकि इसका कोई अर्थ निकलना है इसलिए कौन सा शब्द हो जाएगा? सार्थक। अब इन्हीं 3 अक्षरों को हम इस प्रकार से मिलाते हैं, ल, क और मैं। क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हालांकि शब्द ये भी है, लेकिन चूंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो इस शब्द तो ये भी है, लेकिन इस शब्द को हम किस नाम से जानते हैं? निरर्थक शब्द। तो चूंकि हमें आपको तो पॉजिटिव चलना है, सार्थक चलना है, तो निरर्थक से हमें कोई मतलब है नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि शब्द ये भी है, लेकिन चूंकि हमें सार्थक पढ़ना है तो जब 2 या 2 से अधिक अक्षरों को आपस में मिलाएंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ, सार्थक मतलब निकलना चाहिए। और ऐसे अक्षरों के मेल को, ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम और आप किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक। तो हमें लगता है कि आपको यहां तक बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। अब जब वर्ड से अगला स्टेप हमारा होता है तो उस स्टेप को हम किस नाम से जानते हैं? सेंटेंस के नाम से। और ये हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, हालांकि इससे भी बड़ी होती है, वाक्य को वाक्य से मिलाते हैं, जिसे हम और आप पैराग्राफ, अनुवाद के नाम से जानते हैं, वो भी होता है। लेकिन इस जो मुख्यतः जो कह सकते हैं मेनली होता है, मेन होता है, उसमें जो तीसरा है सेंटेंस, जिसे हम और आप हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं, ये सेंटेंस इसका सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का निर्माण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक। प्यारे विद्यार्थियों, सक्सेस पॉइंट की एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि लेटर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। आज हम और आप सीखेंगे कि जो भाषा का क्लासिफिकेशन हमने 3 प्रकार से किया था, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। तो लेटर और वर्ड को तो हमने जान लिया, सीख लिया कि क्या होता है। आज हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब 2 या 2 से अधिक अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता था? शब्द बन जाता था। और भाषा की जो सबसे न्यूनतम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, और जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहते थे? लेटर के नाम से जानते थे। तो जब छोटी इकाई, सबसे छोटी 2 या 2 से अधिक अक्षरों को हम आपस में मिलाते थे तो क्या बनता था? शब्द। अब क्योंकि शब्द का अगला स्टेप सेंटेंस है तो कहीं ना कहीं वर्ड का जिक्र होना चाहिए और होगा भी। जिस प्रकार से 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाने से शब्द का निर्माण हो रहा था, जिस प्रकार ईंट से ईंट मिला के रद्दे को तैयार करते थे, उसी प्रकार रद्दे से रद्दे के ऊपर तह रख करके हम क्या तैयार कर देते हैं? दीवार तैयार कर देते हैं। तो जिस प्रकार
दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने से शब्द तैयार होता था, शब्द बनता था, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से और जिसका कोई सेंस निकले, कोई मतलब पूरा निकले, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिफिनीशन बना क्या सकते हैं। तो कह सकते हैं the proper group of words, the proper group of words that have complete sense is called sentence। ठीक, वाक्य की कोई डिफिनेशन आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि दी प्रॉपर ग्रुप, प्रॉपर मीन्स उचित, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ वर्ड शब्दों का उचित समूह, दैट मतलब जो है मतलब रखता हो, अर्थात शब्दों का वह सार्थक समूह जो रखता हो, क्या रखता हो? कंप्लीट सेंस, जो पूरा एक मीनिंग रखता हो, पूरा सेंस रखता हो, अर्थात पूरा मतलब बताता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य, अर्थात सेंटेंस कहते हैं। अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूरा का पूरा अर्थ रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब अगर हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करना चाहें, अगर बताना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसे हम अलग अलग भाग में क्या करते हैं? बांटते हैं। जैसे आप थोड़े अपर लेवल के हैं तो सेंटेंस को 3 भाग में बांट दिया जाता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के नाम से। लेकिन जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन क्लासिफाई द सेंटेंस इनटू 5 पार्ट। व्हाट इज 5 पार्ट? दैट्स नेम इज assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and last and fifth that is known by the name of optative sentence। इस पांचों सेंटेंस को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखिए, अगर इंग्लिश ग्रामर में आपको पकड़ बनानी है तो शुरू से आपको एक एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे। विद इन 6 मंथ जिस इंग्लिश जिस ग्रामर से आपको डर लगता है वो ग्रामर आपसे डरेगी। दैट्स माय प्रॉमिस। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सेंटेंस को हम और आप नहीं जाने कि सेंटेंस होता क्या है, अगर हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करना चाहें, अगर हम जानना चाहें कि सेंटेंस को वास्तव में हम कितने भाग में बांट सकते हैं आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, तो कह सकते हैं कि सेंटेंस को मुख्यतः हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन क्लासिफाई इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ assertive sentence। पहले का नाम हम क्या रखते हैं या पहले को किस नाम से जानते हैं? assertive sentence। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथे को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवे को ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार अगर सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हम करें तो 5 भागों में कर सकते हैं। सेंटेंस को मुख्यतः 5 भाग में बांट सकते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, और सक्सेस पॉइंट के अगले नए वीडियो लेक्चर में आपको इन सभी सेंटेंस, इस सेंटेंस के जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए एक एक को गहनता से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।